हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेस्टिनी एकेडमी ऑफ कॉमर्स। चलिए बैंकिंग को स्टार्ट करते हैं डॉक्टर दीपिका अग्रवाल के साथ। आज हम बैंकिंग के अंदर स्टडी करेंगे ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। देखिए, ई बैंकिंग के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा ई बैंकिंग क्या होता है। देखिए, ई बैंकिंग को आप ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवाना। कि क्या है? पेमेंट सिस्टम जो है अब आपका वो फिजिकल के बजाय क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। आप इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरे जगह पर फंड्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कर सकते हैं। दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर देखिए क्या कहता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपके, जो बैंक्स है, उनकी ऑनलाइन ऑफिशियली वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर जाइए, खुद को वहां रजिस्टर कीजिए, और आफ्टर रजिस्टरिंग आप क्या कर सकते हैं? इजिली अपने घर पर बैठे हुए आपको कहीं भी पैसा ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हैं। दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग जो है आज के टाइम पर बैंकिंग सिस्टम का एक कोर कोर पार्ट बन गया है, इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है बैंकिंग सिस्टम का। आजकल आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो है बैंक की, वो किसके थ्रू होने लग गई है? ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू होने लग गई है। क्योंकि हर एक पर्सन को इजी लगता है कि वो ब्रांच को विजिट किए बिना इजीली ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकता है, तो वो किसके टूवर्ड्स अप्रोच करता है? ऑनलाइन बैंकिंग के टूवर्ड्स। देखिए इसके अंदर ये क्या कहता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। देखिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है आपका? in India are regulated by the Payment and Settlement System Act 2007। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है? आपका आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई इंश्योर करता है थ्रू पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कि जो पेमेंट सिस्टम है वो क्या है, वो इजिली उसकी प्रोग्रेस होती रहे, वो स्मूथली अपना वर्क परफॉर्म करता रहे। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो क्या है? इजिली होती रहे। तो इसके लिए एक बोर्ड बना है, दैट इज बीपीएसएस, बोर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जो क्या करता है? पूरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल रखता है और पूरे सिस्टम को लुक आफ्टर करता है कि जो पेमेंट्स है उनका इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है आपका, वो ग्रोस एज वेल एज नेट नेट सेटलमेंट सिस्टम, दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ग्रोस सिस्टम आपका रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है जो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर काम करता है, और एक आपका नेट सेटलमेंट सिस्टम्स होता है। नेट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर फर्दर कुछ पार्ट्स है जो हम आगे स्टडी करेंगे, दैट इज ईसीएस क्रेडिट, ईसीएस डेबिट, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, आपका नेफ्ट हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इनको स्टडी करने से पहले देखिए आपको कुछ मनी के कंसेप्ट दिए गए हैं, इनको आप एक बार पढ़िएगा। देखिए, कमोडिटी मनी कंसेप्ट के अंदर ये क्या कहता है। कमोडिटी मनी को एग्जांपल दे रखा है टबैक, तो इसका मेटेलिक मनी जो होती है, अगर फुल बॉडीड फुल मेटेलिक मनी है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मेटेलिक मनी के केस में फेस वैल्यू से कम है तो आप उसे क्या बोलोगे? टोकन मनी बोलोगे। जो आपकी पेपर मनी है, जिसको फाइट मनी भी बोला जाता है, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, और इसे लीगल टेंडर मनी भी बोला जाता है। पेपर मनी को आप लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, एंड इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। बैंक मनी आपकी टू टाइप्स की हो जाती है, पेपर मनी एंड डिजिटल मनी। पेपर मनी में आपके चेक्स आ जाते हैं, डीडी आ जाते हैं। डिजिटल मनी में आपके रियल टाइम और डिलेड टाइम आ जाते हैं। देखिए उसके बाद इसी टेबल के अंदर आपको नेफ्ट आरटीजीएस के बारे में भी बताया हुआ है कि अगर आप इतनी लिमिट तक पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है, और अगर इतनी लिमिट तक करते हैं तो इतना चार्ज लगता है। आप इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा। चलिए उसके बाद हमारा आता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए। इसे कौन लेकर आया? आरबीआई लेकर आया।
आरबीआई लेकर नहीं आया, इसको हम कह सकते हैं कि आरबीआई की हेल्प से ये सेटअप हुआ। आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दोनों ने मिलकर डिस्कशन करके एक बॉडी को सेटअप किया, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये आपकी सेटल डाउन हुई थी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंडर 2008 में। तो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशंस ने एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके इनकी गाइडेंस के साथ एक बॉडी बनी, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। देखिए एनपीसीआई को क्यों सेटअप किया गया, वाई वॉज एनपीसीआई सेटअप। देखिए इसके अंदर ये क्या कहता है, एनपीसीआई जब नहीं आया था बिफोर 2008, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए वेरियस सिस्टम क्या है, डिफरेंट लेवल पर काम करते थे। अब अगर डिफरेंट सिस्टम काम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस उनकी सर्विसेज भी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को इंटीग्रेट नहीं कर पाते थे। तो इसलिए सारे सिस्टम की सर्विसेज को कंसोलिडेट करने के लिए एक बॉडी को बनाया गया, दैट इज एनपीसीआई। तो एनपीसीआई क्या करता है, जो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट सिस्टम काम कर रहे हैं उन सबकी सर्विसेज को कंसोलिडेट कर देता है, और एक बॉडी बन गई एनपीसीआई। एनपीसीआई उन सबकी सर्विसेज को परफॉर्म कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, जो डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट सिस्टम्स काम कर रहे हैं फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट। और इसे क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। इसे लेकर कौन आया, ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन की गाइडेंस के बाद आया 2008 में। देखिए इसके अंदर क्या कहता है, एनपीसीआई हैज 10 प्रमोटर बैंक्स, इसके 10 प्रमोटर्स बैंक है जो इसके प्रमोटर्स हैं। बैंक्स के नेम गिवन है, एसबीआई हो गया आपका, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी। बेसिकली जो आपकी इकोनॉमी के टॉप मोस्ट बैंक है वो सब एनपीसीआई की क्या है, प्रमोटर बैंक है। इसके अलावा आपका एक बैंक है हांगकांग, जो आपका फॉरेन बैंक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो ये 10 बैंक्स इसके प्रमोटर बैंक्स है। अब एनपीसीआई क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, सबसे पहले देखिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच इसके थ्रू एटीएम, एटीएम नेटवर्क, इसके थ्रू ये क्या करता है, जितने भी एटीएम्स जो इकोनॉमी में काम कर रहे हैं उन सभी एटीएम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और नेशनल फाइनेंशियल स्विच एटीएम नेटवर्क आपका कब आया, 2009 के अंदर। चेक क्लियरिंग सिस्टम, चेक क्लियरिंग सिस्टम के अंदर ये क्या कहता है आपका, आया इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसे हम आगे पढ़ेंगे 24/7 सर्विसेज होता है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या करता है, इंडिविजुअल पर्सन को, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देता है कि वो इजिली अपने फंड्स को रिसीव और सेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर जनरली गवर्नमेंट असिस्टेंस को प्रोवाइड करवाया जाता है। ये एक डेबिट कार्ड की तरह ही एक कार्ड होता है जिसे गवर्नमेंट असिस्टेंस यूज कर सकते हैं अपनी रिटेलर्स को डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, एक तरह का कार्ड होता है डेबिट कार्ड की तरह ही, जिसे आप गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो अपनी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। रुपे कार्ड, इट इज डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू इंटरनेशनल कार्ड स्कीम। ये भी एक कार्ड ही है आपका जो पेमेंट नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करता है। डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट को करने के लिए आपको एक रुपे कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है पेमेंट को करने के लिए। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड जैसे नाम से ही है, यूनिफाइड क्या होता है, सिंगल। देखिए ये आपका 2016 में आया था। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के अंदर ये क्या कहता है, एक पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आप अपने मल्टीपल बैंक्स को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आप अपने मल्टीपल बैंक्स को एक सिंगल ऐप के थ्रू क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, और वहां से आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हो, अपने फंड्स को इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपका जीपे हो गया, गूगल पे, आपका फोन पे, आपका पेटीएम, आप इनके ऊपर खुद को रजिस्टर करके मल्टीपल अकाउंट से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं एक सिंगल ऐप पे। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, और ये आपका कब आया था, 2016 के अंदर। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ईसीएस क्रेडिट बोला जाता है। इससे देखिए ये क्या है आपका, नोन एज क्रेडिट पुश।
नोन एज क्रेडिट पुश, क्रेडिट को पुश किया जा रहा है, क्रेडिट जो है दिया जा रहा है, किसी के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। इस फैसिलिटी को बोला जाता है वन टू मैनी फैसिलिटी। मतलब एक सिंगल पर्सन के थ्रू जो पेमेंट है वो बहुत सारे लोगों के पास जा रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्रेडिट पुश। क्रेडिट को दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है एक सिंगल इंडिविजुअल से बहुत सारे लोगों के पास। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो जो कंपनी का मैनेजर है वो क्या कर रहा है, कंपनी के वर्कर्स के अकाउंट में सैलरी को क्रेडिट कर रहा है। तो वन टू मैनी कंपनी का मैनेजर जो है क्रेडिट कर रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयज के अकाउंट को। और ये जनरली किस लिए किया जाता है, लार्ज वैल्यू के लिए किया जाता है। वेयर द रिसीवर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, जो रिसीवर है जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है विद द पेमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन मेकिंग द पेमेंट। और उसको पेमेंट कौन कर रहा है, जो जिस इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहे हैं जहां से उसके पास पेमेंट आ रही है। ये पेमेंट आपकी ईयरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, जनरली यूज की जाती है सैलरी को पे करने के लिए, कमीशन को पे करने के लिए, डिविडेंड को पे करने के लिए। जस्ट इसका अपोजिट आता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ईसीएस डेबिट। वो आपका था क्रेडिट पुश, क्रेडिट जा रहा है, डेबिट पुल नोन एज मैनी टू वन, बहुत सारे लोगों से एक पर्सन के पास या एक इंस्टीट्यूशन के पास जो है वैल्यू आ रही है। और ये आपका जनरली स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। जस्ट लाइक आप अपना बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब पे कर रहे हो ऑनलाइन। तो बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन हो गए, हाउस होल्ड हो गए, वो सब अपना टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं एजेंसी को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं एजेंसी को। तो बहुत सारे लोगों के पास एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आ रहा है, दैट इज ईसीएस डेबिट। उसके बाद आपका आता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एनएसीएच। देखिए एनएसीएच के अंदर ये क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफर किया ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फास्टर पेमेंट को फास्टर करने के लिए। जो आपका पेमेंट और सेटलमेंट का सिस्टम है उसको फास्टर करने के लिए आरबीआई किसको लेकर आया, ईसीएस। ईसीएस क्या है, वही एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है जिसके अंदर पेमेंट का ट्रांसफर होता है। और रिपीटेटिव जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो रिपीटेटिव नेचर की होती है। उन ट्रांजेक्शन का टेक्स प्लेस जनरली किसके थ्रू होता है, ईसीएस के थ्रू होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। और अगर आप ईसीएस के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा ईसीएस हमारा वही है, ईसीएस क्लियरिंग सर्विसेज, जिसमें हमने डेबिट पढ़ा और क्रेडिट पढ़ा। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड है जिसके थ्रू रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शंस को क्या है, परफॉर्म किया जा रहा है। अगर आप ईसीएस के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट को रिसीव करना चाहते हो, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। और डॉक्यूमेंट को देखने सबमिट होने के 30 डेज के बाद इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। तो ईसीएस के और ये आपका रीजनल बेस्ड है, रीजनल बेस्ड था बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो ईसीएस के अंदर जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए आपका आया नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और इसे लेकर कौन आया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए ईसीएस के अंदर हमने पढ़ा कि 30 डेज ये लेता है आफ्टर रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। एक तो ये इसकी प्रॉब्लम हो गई, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं रिपीटेटिव नेचर की तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये तो ये कुछ एक लिमिटेशन थी जिसके लिए आपका आया एनएसीएच। देखिए इसके अंदर ये क्या कहते हैं, एनएसीएच क्या है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसने क्या किया, जितने भी ईसीएस काम कर रहे हैं उन ईसीएस सिस्टम की सर्विसेज को कंसोलिडेट कर दिया। ईसीएस जो है वो क्या करता था, बल्क अमाउंट में भी डीलिंग करता था और स्मॉल अमाउंट के लिए भी डीलिंग करता था। एनएसीएच आपका बल्क पेमेंट के लिए डीलिंग करता है। बल्क पेमेंट आपकी वही होगी, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, आपके कोई भी एग्जाम्पल फॉर बल्क कलेक्शन ऑफ अमाउंट इंक्लूड्स ऑटोमेटिक पेइंग ऑफ टेलीफोन बिल्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दे रहे हैं, वाटर बिल्स दे रहे हैं। तो बेसिकली एनएसीएच क्या है, जिसको एनपीसीआई लेकर आया। ईसीएच के अंदर कुछ एक लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करने के लिए आपका एनएसीएच आया। एनएसीएच ने क्या किया, जितने भी ईसीएच सिस्टम काम कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को कंसोलिडेट कर दिया, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना दिया। अब बात आती है कि आपका एनएसीएच ईसीएस से डिफरेंट कैसे है।
एनएसीएच ने क्या किया, जितने भी रीजनल ईसीएस थे जो रीजनल लेवल पर काम कर रहे थे उन सबको कंसोलिडेट करके एक नेशनल पेमेंट सिस्टम ले आया। आपका जो ईसीएस था वो वर्किंग के लिए 30 डेज मांगता था, और जो आपका एनएसीएच है वो 10 डेज के अंदर अपना काम स्टार्ट कर देता है। ईसीएस को आरबीआई मेंटेन करता है और एनएसीएच को एनपीसीआई मैंडेट करता है। अगर ईसीएस के अंदर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वो बैंक के पास उस डिस्प्यूट को भेज दिया जाता है। आफ्टर ऑल बैंक उसका क्या करता है, सेटल डाउन करता है। बट एनएसीएच के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इसका एक खुद का सिस्टम है, डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, जो उस डिस्प्यूट को क्या करता है, हैंडल करता है। ईसीएच रीजनल लेवल पर काम कर रहा है तो उसकी लोकल बैरियर्स हो सकती है, बट एनएसीएच नेशनल लेवल पर काम कर रहा है उसकी कोई भी बैरियर नहीं है। और एनएसीएच ने ईसीएस को कब रिप्लेस किया, 2016 के अंदर। तो ये बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस है, ईसीएस और एनएसीएच। ईसीएस रीजनल लेवल पे काम करता है, एनएसीएच आपका नेशनल लेवल पे काम करता है। ये एक कंसोलिडेट बॉडी है जिसने क्या किया, सारे ईसीएस को कंसोलिडेट कर दिया और एक नेशनल लेवल पर एक सिस्टम खड़ा कर दिया। उसके बाद देखिए आपको कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं एनएसीएच के, आप इसको जस्ट रीड आउट कीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट आता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस, ये आपका आया था 2010 में, और इसको कौन लेकर आई थी, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, जो आपकी आरबीआई की डीजी थी, डायरेक्टर जनरल थी उस टाइम पर 2010 में। इमीडिएट पेमेंट सर्विस 2010 में आया था बाय श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, एंड श्यामला गोपीनाथ वॉज डीजी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की क्या थी, डीजी थी। देखिए ये क्या करता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस is a tool through which one can transfer money instantly within banks across India through mobile phones, internet, ATM. विच इज नॉट ओनली सेफ, जो सिर्फ सेफ ही नहीं है, इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है, बोथ इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। देखिए इमीडिएट पेमेंट सिस्टम एक टूल है जिसके थ्रू आप अपनी मनी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन बैंक, अपने फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और एटीएम के थ्रू। आप कंट्री में कहीं पर भी है, आपकी मनी इजीली ट्रांसफर हो जाएगी थ्रू योर मोबाइल फोन्स। आईएमपीएस हमने पढ़ा कब आया था, आपका 2010 में आया था, और इसे कौन लेकर आया था, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, डीजी आरबीआई। और एट मुंबई, मुंबई के अंदर है आपका आरबीआई लोकेटेड, ये हम सब पढ़ चुके हैं। आपकी 24/7 वर्किंग है आईएमपीएस की, आप किसी भी टाइम पर पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं आपके आईएमपीएस के अंदर, सेंडर होता है जो पैसे भेज रहा है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, बैंक्स जिन बैंक्स के थ्रू डीलिंग्स हो रही है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच बाय एनपीसीआई। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि अगर कोई कस्टमर जो है वो बैंक में जाने तक का वेट नहीं कर सकता, वो आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट को सेटल डाउन कर सकता है, सिंपलर वे में पेमेंट हो जाती है मोबाइल के थ्रू। टू अचीव डिजिटाइजेशन डूइंग रिटेल पेमेंट, रिटेल पेमेंट्स के अंदर डिजिटाइजेशन आ गया। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस, मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज आपके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं आपको आईएमपीएस के, कि आईएमपीएस जब ट्रांजैक्शन करती है तो उसके लिए क्या क्या नीड होती है। देखिए आईएमपीएस के अंदर ये क्या कहता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कस्टमर को। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन के बाद कस्टमर को एक यूनिक मोबाइल मनी आइडेंटिफायर मिलता है, विच इज वन ऑफ इनपुट्स टू स्टार्ट द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, और ये आपका क्या होता है, 7 डिजिट नंबर इशूड बाय बैंक। बैंक जो इशू करता है 7 डिजिट एक नंबर होता है आपका। आप किसी भी मोबाइल के थ्रू आईएमपीएस कर सकते हो। देयर इज नो नीड ऑफ बैंक अकाउंट टू अवेल आईएमपीएस। अगर आप आईएमपीएस को यूज करना चाहते हो तो आपको बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ बैंक अकाउंट टू अवेल आईएमपीएस। आपको बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है अगर आप आईएमपीएस को यूज करना चाहते हो। उसके बाद देखिए ये क्या कहता है, मोर देन वन अकाउंट कैन बी लिंक टू सिंगल मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर से आप एक से ज्यादा अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पेमेंट सिस्टम हमने पढ़े थे, नेफ्ट और हमारा आरटीजीएस। देखिए क्या कहता है, पेपर इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स।
आप चेक भी जानते हैं आप सब क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट भी क्या होता है। बेसिकली पेपर इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके थ्रू क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है। बट अगर हम पेपर लेस ट्रांजैक्शन की बात करें तो हम पढ़ते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस को। जब एक कस्टमर है वो क्या करना चाहता है, अपने फंड्स को ट्रांसफर करना चाहता है, पेपरलेस ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो नेफ्ट और आरटीजीएस को यूज करता है। नेफ्ट और आरटीजीएस को यूज करने के लिए किसी भी पार्टी को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। जो बेनिफिशियरी है, जिसको पैसा मिलने वाला है, उसको भी बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन पैसे को ट्रांसफर कर रहा है, उसे भी बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू नेफ्ट और आरटीजीएस का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेफ्ट, आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या कहते हैं, आप अपने फंड्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट टू अदर बैंक अकाउंट होल्डर इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपका होल्डर है, उसका अकाउंट है, तो आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। नेफ्ट जो है आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, बैचेस के अंदर काम करता है। कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का एक बैच बन जाता है, पहले उनकी प्रोसेसिंग करता है, फिर दूसरे बैच की प्रोसेसिंग करता है, फिर तीसरे बैच की। ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ बैचेस आपका नेफ्ट जो है काम करता है। मिनिमम अमाउंट नेफ्ट में आपकी कितनी होती है, 1 लाख जो आप ट्रांसफर कर सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है नेफ्ट के अंदर कि आप मैक्सिमम इतना टाइम इतनी अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। टाइम लिमिट आपकी गिवन है, आर्ली बैचेस पे काम करती है। अगर वीकली डेज की बात करें, मंडे टू फ्राइडे, तो 8 AM टू 7 PM आप नेफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर हम सैटरडे की बात करें तो 8 AM टू 1 PM आप नेफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अवेलेबिलिटी, आप बैंक हॉलीडे पर अवेलेबल नहीं होता है, आरबीआई हॉलीडे पर और संडे को। उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप नेपाल को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो लिमिट कितनी है आपकी, 50,000। सपोज किस कोई पर्सन है जो नेपाल में रहता है, आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, 50,000। अदरवाइज इसकी मिनिमम लिमिट कितनी है, 1 लाख। उसके बाद देखिए रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट आरटीजीएस, जिसके अंदर सेम मीनिंग वही है कि आप अपना पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट होल्डर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं रियल टाइम बेसिस पर। मिनिमम अमाउंट आप 2 लाख, मैक्सिमम इसमें भी आपकी कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपकी ऑर्डरली बेसिस पर काम करती है। टाइमिंग इसकी क्या अवेलेबल रहती है, 8 to 8 PM, और अगर हम सैटरडे की बात करें 8 to 3:30 PM। आरटीजीएस भी नॉट अवेलेबल ऑन बैंक हॉलीडे, आरबीआई हॉलीडे एंड संडे। और आपका इंटर इंटर मोबाइल पेमेंट सर्विस आईएमपीएस हम पढ़ चुके हैं, 2010 में आया था, श्यामला गोपीनाथ इसको लेकर आया था। अमाउंट जो है, बैंक्स आर अलाउड टू सेट देयर ओन लिमिट फॉर आईएमपीएस। मैक्सिमम अमाउंट डिफर करता है बैंक टू बैंक। आपके बैंक अकाउंट के पास होल्डिंग, आपके बैंक अकाउंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपनी कितनी मैक्सिमम लिमिट को अलाउड करना चाहता है कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, 24/7 सर्विस है जो आपको अवेलेबल रहती है, वेदर इट इज बैंक हॉलीडे, आरबीआई हॉलीडे और संडे। चाहे आपकी बैंक हॉलीडे है, आपकी आरबीआई हॉलीडे है, और या संडे है, आप किसी भी टाइम पर आईएमपीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और जैसे ही आपने पैसा ट्रांसफर किया, विद इन अ सेकेंड आपके अकाउंट से पैसा जो है डेबिट होकर सामने वाले पर्सन के अकाउंट में, जिसमें आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके अकाउंट में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। नैफ्टा हमने पढ़ा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आपका आया था 2004 में। और जो आपका आरटीजीएस है ये आपका आया था, सॉरी, नेफ्टा आपका आया था 2005 में, और जो आपका आरटीजीएस है वो आपका आया था 2004 में। तो ये सब हमने किसके अंडर पढ़े, एनपीसीआई, जो इनकी अथॉरिटी है जो इनको रेगुलेट करती है। एनपीसीआई एक बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड के थ्रू क्या करती है, इनको रेगुलेट करती है। इंटर मोबाइल पेमेंट सर्विस, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट पढ़ा हमने, नेफ्ट पढ़ा, आईएमपीएस पढ़ा हमने कि आईएमपीएस हमारा क्या होता है, एनएसीएच जिसने रिप्लेस किया था ईसीएस को। ईसीएस जो है रीजनल लेवल पे काम करता है, और एनएसीएच नेशनल लेवल पे काम करता है, जिसने ईसीएस सारे ईसीएस के वर्किंग को कंसोलिडेट कर दिया।
एनएसीएच आया किस लिए था कि ईसीएस के अंदर कुछ डीमेरिट्स थी, उन डीमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए एनएसीएच आपका बल्क पेमेंट पे काम करता है। ईसीएस में हमने दो पार्ट पढ़े, ईसीएस डेबिट, ईसीएस क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट पुश वन टू मैनी, एक पर्सन से मानी पर्सन के पास फैसिलिटी जा रही है। ईसीएस डेबिट की बहुत सारे लोगों से एक पर्सन के पास मनी आ रही है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा एनपीसीआई कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब आपके आज के टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किए हैं। आगे का टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िएगा कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, और ऑनलाइन बैंकिंग में ग्रोथ सिस्टम, रियल टाइम ग्रोथ सिस्टम और नेट सेटलमेंट सिस्टम क्या क्या होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।